हेलो एवरीवन। आज हम लोग विजन आईएएस की जो टेस्ट सीरीज है उसका टेस्ट नंबर 7 यहाँ पे देखने वाले हैं। ठीक है, तो टेस्ट नंबर इसका 7 हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं और इसका कोड जो होने वाला है 6316 है, मतलब 6316 है। ठीक है, और यहाँ पे ये इकोनॉमी इकोनॉमी की क्लास होने वाली है। ठीक है, इकोनॉमी प्लस करेंट अफेयर। ठीक है ना, इकोनॉमी प्लस करेंट अफेयर की ये क्लास होने वाली है। ठीक ठीक है, तो अब हम यहाँ पे डेली डेली जैसे कि हम लोगों ने अभी तक 100 क्वेश्चंस की एक सीरीज को ख़त्म कर चुके हैं। ठीक है, जिसमें पॉलिटी कवर किया गया है। ठीक है, पॉलिटी पूरी कवर कर गई है। पॉलिटी का जो टेस्ट नंबर पहला है विजन आईएएस का, वो कंप्लीट कर दिया गया है। हालांकि उसमें मैंने नाम नहीं बताया था कि कौन सी सीरीज है, क्योंकि कॉपीराइट की वजह से नाम नहीं बताता था। ठीक है, तो आज हम लोग देखेंगे, आज से जो 100 हमारा 10 क्वेश्चन है वो देखेंगे और इसका पहला क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, तो जैसा कि मैंने जो पॉलिटी का हमारा एक क्वेश्चन 100 नंबर बच गया था, उसका मैंने आंसर बताने को बोला था कि नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। तो उसके बाद से भी वीडियो अपलोड नहीं हुई है। तो आज इसके हम आंसर की बात करें तो इसका आंसर जो है ऑप्शन नंबर ए सही होगा, है ना। इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा। ठीक है, ठीक है ना। और नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। अब आज हमारा जो है ये इकोनॉमी का फर्स्ट क्वेश्चन है। ठीक है, ये हमारा इकोनॉमी का फर्स्ट क्वेश्चन है। ठीक, इकोनॉमी टेस्ट सीरीज याद रखिएगा। टेस्ट सीरीज ये है, टेस्ट नंबर 7 है, किसका है, विजन आईएएस का। ठीक है, तो हम लोग उसके पहले क्वेश्चन की बात करते हैं आज। तो पहला क्वेश्चन है अपना है कि किसी ग्रामीण क्षेत्र में मीना केवल बुवाई करती है और कटाई के ऋतु के दौरान खेतों में काम काम मिलता है। ठीक है ना, कोई ग्रामीण क्षेत्र है, उसमें मीना नाम की एक लड़की है जो केवल बुनाई करती है और कटाई के समय बुनाई और कटाई के समय उसको क्या मिलता है, खेतों में काम मिलता है। शेष समय में वो क्या होती है, गैर कृषि रोजगार अवसरों की कमी के कारण यह किसी लाभकारी कार्यों में संलग्न नहीं हो रहती है। ठीक है ना, लाभकारी कार्यों में संलग्न नहीं रह पाती है। यह स्थिति निम्नलिखित में से स्थिति किस बेरोजगारी को दर्शा रही है, क्वेश्चन में पूछा गया है। ठीक है, ये क्लास पूरी तरह से बाइलिंगुअल रखी गई है, जिसमें हिंदी इंग्लिश दोनों क्वेश्चन मिलेंगे। हालांकि हम जो हिंदी मीडियम के क्वेश्चन को ही डिस्कस करेंगे। ठीक है, लेकिन यहाँ पे देखने के लिए हम लोग हिंदी इंग्लिश मीडियम वाले क्वेश्चन भी रहेंगे। ठीक है, तो इससे आप हिंदी इंग्लिश दोनों माध्यम के लोग इस टेस्ट सीरीज का फ़ायदा उठा सकते हैं। ठीक है, डेली 10 क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, तो इसके आंसर की हम बात करें कि जैसे बुवाई और कटाई के समय खेतों में काम मिलता है और शेष दिनों में उसे रोजगार नहीं मिलता है ना। तो ऐसी बेरोजगारी को हम क्या बोलते हैं, मौसमी बेरोजगारी बोलते हैं। कौन सी बेरोजगारी बोलते हैं, मौसमी बेरोजगारी बोलते हैं। ठीक है, यहीं पे हम प्रचंड बेरोजगारी की बात कर लें। ये प्रचंड बेरोजगारी जो होती है कृषि क्षेत्र में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है। ठीक है, सर्वाधिक मात्रा में कौन सी बेरोजगारी पाई जाती है, तो प्रचंड बेरोजगारी। प्रचंड प्रचंड बेरोजगारी होती क्या है, तो प्रचंड बेरोजगारी वह होती है कि जब जब मान लो 1 हेक्टेयर खेत है। ठीक है, 1 हेक्टेयर खेत है और यहाँ पे 2 मजदूरों की ज़रूरत है। कितनी, 2 मजदूरों की ज़रूरत है। ठीक है, 2 मजदूरों की ज़रूरत है, लेकिन ये 2 की जगह यहाँ पे कितनी लगी हुई है, 6 मजदूर काम कर रहे हैं। ठीक है, तो इसी ही हम क्या बोलेंगे, प्रछन्न बेरोजगारी बोलेंगे। ठीक है, कि मतलब जहाँ 2 का काम है वहाँ 6 लोग काम कर रहे हैं और उनकी जो उत्पादकता है, समझे, सीमांत उत्पादकता है, वो क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। ठीक है, सीमांत उत्पादकता यहाँ पे क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। इसलिए इसे हम क्या बोलते हैं, प्रचंड बेरोजगारी बोलते हैं। ठीक है, और संरचनात्मक बेरोजगारी जो है वो क्या होती है कि बुनियादी अवसंरचनाओं की कमी होना। ठीक है, चक्रीय बेरोजगारी, चक्रीय बेरोजगारी का अर्थ ये है कि जैसे हमें कुछ टाइम के लिए काम मिल रहा है, इसके बाद नहीं मिल रहा है। ठीक है, तो यही काम हम सीजन बाई सीजन चलते रहता है, तो मौसमी की तरह ही कुछ लगभग चक्रीय बेरोजगारी है। ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना यहाँ पे करंट, इस क्लास में अभी शुरू के 10 क्वेश्चनों में लगभग करंट अफेयर बहुत ज़्यादा है। हालांकि आपको 10-20 क्वेश्चन के बाद यहाँ पे कोर इकोनॉमी के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो सेकंड क्वेश्चन है कि हाल ही में सुर्खियों में देखी गई एआई किरण पहल है। एआई जो किरण पहल है वो क्या है, ठीक है ना। एआई किरण इनिशिएटिव क्या है, ये आपको बताना है। पहला है कि अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो द्वारा एआई संचालित उपग्रह विकसित करने के लिए शुरू की गई एक पहल है। ठीक है, दूसरा है भारत में ग्रामीण छात्रों को एआई आधारित शिक्षा प्रदान करने के लिए एक सरकारी पहल है। तीसरा है स्टेटमेंट है कि भिन्न भिन्न क्षेत्रों में महिलाओं के लिए एक जीवंत बहु कार्यात्मक एआई समुदाय बनाने के लिए एक पहल है। फिर फोर्थ है, यह भारत जापान जैसे एआई संबंधी द्विपक्षीय समझौता है। ठीक है ना,
किसके लिए? अनुसंधान और विकास संबंधी द्विपक्षीय समझौता है, किसे? भारत और जापान के बीच। ठीक है, तो अब इसको हम जानेंगे कि एआई किरण है क्या। ठीक है, आप लोग अपना आंसर कॉपी में कमेंट करके लिख लीजिएगा, है ना। इसके बाद हम बात करेंगे। ठीक, तो जो एआई किरण है, ये एआई किरण कुछ नहीं है, भिन्न भिन्न क्षेत्रों में जो महिलाओं के लिए जो है जीवांत एवं बहु कार्यात्मक इकाइयों के लिए, है ना, ये जो एआई समुदाय बनाने की बात करी जा रही है। ठीक, ऑप्शन नंबर इसका सी सही आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट बात कर देते हैं हम। नेक्स्ट है कि प्रायः सुर्खियों में रहने वाला फेम टू मिशन वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इस बार के लिए। ठीक है, तो फेम टू मिशन जो है ये क्या है? ठीक, तो पहला है कि नासा द्वारा संचालित एक पहल है जिसका उद्देश्य चंद्रमा पर एक स्थायी अनुसंधान स्टेशन स्थापित करना है। दूसरा है कि स्पेस एक्स का एक मिशन है जिसमें सूक्ष्म गुरुत्वाकर्षण में, हाँ, माइक्रोग्रेविटी में मशरूम की खेती शामिल करना है। ठीक है, फिर है अंटार्कटिका आर्कटिक आर्कटिक महासागर में गहरे समुद्री पायतंत्र के अध्ययन हेतु एक अंतर्राष्ट्रीय सहयोग है। फोर्थ है कि ध्रुवीय हिम गलन के गतिशील एवं केंद्रित एक वैश्विक जलवायु मॉडलिंग परियोजना है। ठीक है, तो क्या है फेम टू मिशन, ये आपको हमें बताना है। ठीक है, तो इसके आंसर की बात करें कि जो फ्रेम टू मिशन है यह स्पेस एक्स का है। किसका है? स्पेस एक्स का है। ठीक है, स्पेस एक्स का है, और ये जो अभी एक ड्रैगन मिशन था, ठीक है ना, ड्रैगन आप लोग जान रहे होंगे, ड्रैगन यान था, उसके तहत यह मानव युक्त मानव युक्त मिशन है। ठीक है, इसमें मानव जाते हैं, ठीक है, मानव जाएंगे अंतरिक्ष में, और इसमें क्या बोला गया है कि इसमें जो मशरूम की खेती के लिए बोला गया। ठीक है, हालांकि इसमें 22 कार्य और भी हैं, लेकिन ये मशरूम की खेती इसमें शामिल की गई है। ठीक है, तो इस हिसाब से ऑप्शन नंबर इसमें बी सही है ना, कि मशरूम की खेती के लिए जो है ये मतलब मिशन है, जिसमें हालांकि 22 वैज्ञानिक प्रयोग और भी इसमें किए जाने हैं। ठीक है, और ये जो स्पेस एक्स का 16वां मानव युक्त मिशन है जो पृथ्वी के ध्रुवीय क्षेत्रों से ऊपर उड़ान भरेगा, है ना, और पहला मानव युक्त अंतरिक्ष मिशन है। ठीक है, ठीक है ना, तो ये वाला जो है पहला मानव युक्त अंतरिक्ष मिशन है। ठीक है ना, सोल ठीक है, तो पहला किस लिए है? क्योंकि ये पृथ्वी के ध्रुवीय क्षेत्र पे ऊपर उड़ान भरेगा। ठीक है, लेकिन मानव युक्त अगर बात करेंगे तो 16वां है। ठीक है, और इसमें 4 निजी यात्रियों को भेजा जाएगा। ठीक है ना, 4 निजी यात्रियों को भेजा जाएगा, ये चीज़ याद रखिएगा। तो फेम टू मिशन बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा कि स्पेस एक्स का है, मानव युक्त मिशन है, और इसमें 22 अन्य कार्य किए जाना है, तथा इसमें जो मशरूम की खेती भी इसमें शामिल की गई है। ठीक है ना, माइक्रोग्रेविटी में कैसा इसमें क्या प्रभाव रहेगा इसलिए। ठीक है, नेक्स्ट है कि हाल ही में सुर्खियों में रहा केप टाउन अभी समय क्या है? केप टाउन अभी समय क्या है? ठीक है, तो यह एक संधारणीय सरकारी विकास के माध्यम से जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय समझौता है। सेकंड है कि यह एक संधि है जो वायुयान, इंजन, हेलीकॉप्टर जैसे उच्च मूल्य वाले परिसंपत्तियों के आधार पर वित्तीय पोषण और पट्टे या लीज को सुविधाजनक बनाती है। नेक्स्ट है कि यह एक संयुक्त राष्ट्र अभिसमय है जिसका उद्देश्य दक्षिणी गोलार्ध में समुद्री जैव विविधता का संरक्षण करना है। फिर है कि पिछड़े क्षेत्रों में डिजिटल डिजिटल कनेक्टिविटी को बढ़ावा देने की यह एक पहल है। ठीक है, तो केप टाउन जो अभिसमय है यह एक संधि है जो वायुयान और इंजन, हेलीकॉप्टर को जैसे उच्च परिसंपत्तियों के आधार पर वित्तीय पोषण या अपने पट्टे पर देती है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 20 का सही हो जाएगा। केप टाउन अभिसमय है क्या? तो ये जो है वायुयान इंजनों से संबंधित है। ठीक है, नेक्स्ट है अपना, नेक्स्ट है, हाँ, एक इसमें और चीज़ ऐड कर लीजिएगा केप टाउन में कि 2025 में भारत ने क्या किया है, 2025 में भारत ने क्या किया है कि ये जो अपना केप टाउन मिशन है इसको पूरा करने के लिए वायुयान वायुयान वस्तुओं के हितों के लिए वायुयान वस्तुओं के हितों के लिए, इसे नोट कर लीजिएगा, हितों के लिए जो संरक्षण अधिनियम पारित किया है। ठीक है ना, संरक्षण अधिनियम पारित किया है, इस चीज़ को याद रखिएगा 2025। ठीक है, किस लिए? केप टाउन अभिसमय को उद्देश्य को पूरा करने के लिए। ठीक, नेक्स्ट है कि निम्नलिखित देशों में से कितने बिम्स्टेक के तकनीकी एवं आर्थिक सहयोग के लिए बंगाल की खाड़ी में सदस्य राष्ट्र हैं। ठीक है, सही उत्तर हमें देना है। तो बात करते हैं अपन कि बिम्स्टेक है का, तब तक अपना आप लोग आंसर चूज कर लीजिएगा। ठीक है, तो बिम्स्टेक जो है इसकी स्थापना जो होती है वो बैंकॉक घोषणा के द्वारा होती है। किसके द्वारा? बैंकॉक घोषणा के द्वारा होती है। कब होती है? तो 1997 में होती है। ठीक है, 1997 में होती है बैंकॉक घोषणा के द्वारा। ठीक है, इसके मुख्यालय की यदि हम बात करें तो इसका मुख्यालय जो है वो ढाका में है। इसका मुख्यालय कहाँ है? ढाका में। कहाँ पे? बांग्लादेश में।
ढाका बांग्लादेश की क्या है, राजधानी है और यहाँ पे इसका मुख्यालय है। ठीक है। अब इसका काम क्या है, तो जो हमारी बंगाल की खाड़ी है, ठीक है ना, तो इसके जो समग्र क्षेत्र से जुड़े जो हैं, यहाँ पे शांति स्थापित करना तथा यहाँ सामाजिक आर्थिक जो हमारी प्रगति है उसको सुनिश्चित करने के लिए बीमस्टेक का निर्माण किया गया था। ठीक है। अब बीमस्टेक में 7 पिलर होते हैं, ठीक है ना, 7 पिलर हैं इसके, बीमस्टेक के 7 पिलर हैं जिससे क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, जिससे क्वेश्चन बन सकता है। पहला नंबर है कि व्यापार और निवेश। तो जो ये 7 स्तंभ है, ये सातों स्तंभों को सदस्य देशों को सौंप दिया गया है ये कार्य करने के लिए। ठीक है, जैसे व्यापार और निवेश के बारे में जो है, व्यापार और निवेश का कार्य कौन संभालेगा, ये बांग्लादेश संभालेगा। ठीक है, बांग्लादेश संभालेगा। वहीं वहीं अगर हम पर्यावरण की बात कर लें, ठीक है, पर्यावरण और जलवायु के मुद्दे को कौन संभालेगा, कौन सा देश संभालेगा, तो ये है भूटान का काम। ठीक है, भूटान ऑलरेडी जलवायु परिवर्तन के इसमें बहुत अच्छा काम करता है। ठीक है, और जो पीपल टू पीपल कनेक्टिविटी के लिए, ठीक है ना, पीपल टू पीपल जो कनेक्टिविटी के लिए रहेगा वो कौन काम करेगा, नेपाल काम करेगा। ठीक। और चौथे नंबर पर जो लक्ष्य है अपना, वह है कृषि एवं खाद्य। कृषि एवं जो खाद्य की बात है वो कौन निभाएगा, तो ये म्यांमार का काम है। किसका है, म्यांमार का काम है। ठीक है, कृषि एवं खाद्य सुरक्षा से संबंधित जो मुद्दे होंगे। फिर है कि विज्ञान प्रौद्योगिकी की बात जब आ जाएगी तो उसका काम कौन करेगा नवाचार के लिए, तो ये है श्रीलंका के ऊपर ये काम सौंपा गया है। ठीक है, तो विज्ञान प्रौद्योगिकी का काम जो है श्रीलंका के ऊपर है, कृषि एवं खाद्य का म्यांमार के ऊपर है, पीपल टू पीपल कनेक्टिविटी के लिए नेपाल का है, और पर्यावरण और जलवायु संबंधित मुद्दे जो है भूटान, और व्यापार और निवेश के लिए कौन है, बांग्लादेश। ठीक है, वहीं पे हम छठवें नंबर पे बात करेंगे कि जो कनेक्टिविटी बनाने के लिए है, ठीक है ना, कनेक्टिविटी के लिए कौन है, तो यहाँ पे जो थाईलैंड है, ये कनेक्टिविटी को सुनिश्चित करने के लिए थाईलैंड का काम है। और सबसे इम्पोर्टेंट है जो हमारा 7 नंबर है वो है सुरक्षा, और यही सुरक्षा का काम हमें भारत को सौंपा गया है। ठीक है, तो बिम्स्टेक में भारत का अगर योगदान कहा जाए तो भारत में सुरक्षा की जिम्मेदारी जो है अपनी बंगाल की खाड़ी में दी गई है। ठीक है, अब इसके सदस्य देशों की बात करें, हालांकि आप लोगों को आंसर पता हो गया होगा। ठीक है, तो इसके इसमें हम जो आंसर की बात करें तो बांग्लादेश तो है ही जहाँ मुख्यालय है, फिर भारत भी है, श्रीलंका भी है, थाईलैंड भी है, नेपाल भी है, मलेशिया यहाँ पर इसका सदस्य नहीं है। ठीक है, मलेशिया इसका सदस्य नहीं है, इस चीज़ को आप जरूर ध्यान रखिएगा। ठीक है, इस हिसाब से हमारा कौन सा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर, इसमें हमारा कौन सा हो जाएगा, सी, 5 देश। ठीक है, 5 इसमें देश है, बाकी एक नहीं है। तो इस प्रकार से हम लोग डिटेल से एनालिसिस करते हैं सभी क्वेश्चंस के। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना कि हाल ही में निम्नलिखित में से किसे भौगोलिक संकेतक प्रदान किया गया है। जीआई टैग के बारे में बात की गई है। ठीक है, जीआई टैग कितने वर्षों के लिए दिया जाता है, ये आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। ठीक है, तो अभी हम इसके आंसर की बात कर लेते हैं। सही आंसर हमें इसमें बताना है। तो जो बनारसी शहनाई है, ये कौन है इसके लिए फेमस है भैया, ये आपको बताना है। ठीक है, और ये जो बनारसी तबला और ये जो है वारंगल का ये मिर्ची है, वारंगल की एक चपाता मिर्ची। ठीक है, तो ये जो चपाता मिर्ची है ये अपने स्वाद के लिए बड़ी ही फेमस है। ठीक है, तबला वादक कौन है, तो अभी इसके 200 वर्ष पूरे हुए हैं इसलिए ये भी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो इनमें से तीनों को ही जीआई टैग दिया गया है। ठीक है, और जो शहनाई वादक हैं ये एक बनारसी के बहुत फेमस हैं जिनका नाम है उस्ताद उस्ताद बिस्मिल्ला खां। ठीक है ना, उस्ताद बिस्मिल्ला खां जो है, जिसके लिए बहुत शहनाई के लिए बनारसी शहनाई के लिए वाद्य यंत्र है एक प्रकार का, ये क्या है, एक वाद्य यंत्र है। ठीक है, वाद्य यंत्र है, इसके लिए फेमस है। ठीक है, वहीं तबला के बारे में बात करें तो तबला के लिए एक बहुत फेमस पर्सनालिटी है, वो है राम सहाय जी हैं, और एक हैं किशन करके। ठीक है ना, किशन, हाँ किशन ही नाम है शायद। ठीक है ना, तो किशन, पंडित किशन है। ठीक है, ये दो लोग का नाम याद रखिएगा तबला में। ठीक है, और वारंगल की मिर्ची याद रख लीजिएगा। वारंगल कहाँ पे है, तो ये है तेलंगाना का। ठीक है, तेलंगाना का, और ये दोनों कहाँ के हो गए, बनारस के, जैसे नाम से ही फेमस है। ठीक है, इस हिसाब से तीनों के तीनों सही हो जाएंगे। और हम लोगों ने देख लिया था कि 6 नंबर का आंसर क्या है, बी है। ठीक है, तो अब हम लोग 7 नंबर से शुरू कर रहे हैं। 7 नंबर क्या है, थोड़ा सा भी हैंग की वजह से दिक्कत हो गई थी, है ना, तो शुरू करते हैं हम लोग। तो हाल ही में केंद्रीय नवीन एवं नवीनीकरण ऊर्जा मंत्रालय ने मंत्री ने भारत की हरित हाइड्रोजन प्रमाणित योजना का प्रारंभ किया है। इस संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है हमें। ठीक है, सही सुमेलित है ये बताना है। ठीक है, कौन कौन सही सुमेलित है। तो अब यहाँ पे हाइड्रोजन का दिए प्रकार दिए गए हैं और स्रोत दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे बोला गया कि ग्रीन हाइड्रोजन जो है प्राकृतिक गैस से है।
ब्लैक हाइड्रोजन कोयला, पिंक हाइड्रोजन मीथेन। ठीक है, तो अब जो सही सम्मिलित है वो हमें यहाँ पे बताना है। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं हाइड्रोजन की। ठीक है, पहला है ग्रीन हाइड्रोजन। कौन सा है पहला? ग्रीन हाइड्रोजन। ठीक है, एक मिनट, पेन कैसे चल रही है यार। ठीक है, तो इसमें एक ही सही है, कौन है? कोयला। ब्लैक ब्लैक हाइड्रोजन जो होता है वो कोयला होता है। ठीक है, दूसरा है पिंक। पिंक हाइड्रोजन, ये परमाणु ऊर्जा से जो हाइड्रोजन जो प्राप्त होता है, परमाणु ऊर्जा का उपयोग करके जो इलेक्ट्रोलिसिस नामक प्रक्रिया की जाती है, उससे ये प्राप्त होता है। ठीक है ना। और नवीनीकृत ऊर्जा जो ऊर्जाओं से ग्रीन हाइड्रोजन का उपयोग होता है, उससे कौन सा होता है? ग्रीन वाला होता है। तो इस हिसाब से ये दोनों गलत हैं और केवल 2 नंबर इसका सही हो जाएगा। और भी हैं, जैसे कि एक होता है ग्रे, ग्रे हाइड्रोजन। तो ग्रे हाइड्रोजन जो होता है वो मीथेन से होता है। ठीक है ना, ग्रे हाइड्रोजन किससे होता है? मीथेन से होता है। वहीं होता है कि येलो हाइड्रोजन। येलो हाइड्रोजन जो होता है वो किससे उत्पन्न होता है? सौर ऊर्जा से। ठीक है ना, सौर ऊर्जा से। ये आपको नाम अलग सुनने को मिला होगा, येलो वाला। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग चलते हैं कि हाल ही में उड़ीसा सरकार ने सिमलीपाल संरक्षण क्षेत्र को राष्ट्रीय उद्यान के रूप में अधिसूचित किया है। इस संदर्भ में सिमलीपाल के निम्नलिखित क्षेत्र में शामिल है, ये बताना है। सिमलीपाल जो क्षेत्र है उसमें क्या क्या शामिल है ये बताना है और सही कथन का यहाँ पे जवाब देना है। ठीक है, तो सिमलीपाल जो है वन्यजीव अभयारण्य भी है, ये बाघ संरक्षण रिजर्व भी है, और बायो रिजर्व भी है, और ये आपका एलिफेंट रिजर्व भी है, और टाइगर रिजर्व भी है ना। तो ये सारे के सारे इसमें हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। एक चीज़ और है कि 107वां राष्ट्रीय उद्यान बन चुका है। कौन सा? 107वां राष्ट्रीय उद्यान है। ठीक है, और यहाँ पे अगर उड़ीसा की बात करें तो उड़ीसा का दूसरा है। ठीक है, उड़ीसा का दूसरा है। और पहला कौन सा है उड़ीसा का? तो भितरकनिका है। कौन सी है? भितरकनिका। ठीक है ना, भितरकनिका पहला उड़ीसा का राष्ट्रीय उद्यान है। ठीक, नेक्स्ट नेक्स्ट है कि भारत में ब्लू श्रेणी उद्योगों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। ठीक है, इसमें घरेलू एवं पारिवारिक गतिविधियों उत्पन्न अपशिष्ट के प्रबंधन हेतु आवश्यक पर्यावरण सेवाएं शामिल है। दूसरा है कि 2017 में केंद्रीय प्रदूषण बोर्ड द्वारा ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2016 के तहत प्रस्तुत किया गया था। निम्नलिखित में से कौन सा सही है, हमें ये बताना है। ठीक है, तो इसके हम आंसर की बात करें कि अभी जो हमारा केंद्रीय प्रदूषण बोर्ड है उसने एक नई श्रेणी जोड़ दी है। वो कौन सी है? ब्लू श्रेणी जोड़ी है। ठीक है ना, कौन सी जोड़ दी है? ब्लू श्रेणी। ब्लू श्रेणी में क्या क्या शामिल किया है तो ये बता देते हैं। इसमें घरेलू और जो हमारे पारंपरिक अपशिष्ट होता है उसे शामिल किया गया है। ठीक है, पारिवारिक जो अपशिष्ट होता है उसे यहाँ पे शामिल किया गया है। ठीक, अब ये ब्लू श्रेणी कब बनी है? तो 2025 में ही अभी। ठीक है, और घरेलू एवं पारिवारिक अपशिष्ट को यहाँ पे जोड़ा गया है। ठीक, ठीक है ना। और इसमें क्या क्या कुछ कुछ इसके उदाहरण देख लेते हैं। जैसे आपके नगर पालिका का अपशिष्ट, ठोस अपशिष्ट हो गया, है ना, नगर पालिका का ठोस अपशिष्ट अपशिष्ट हो गया। वहीं जो सीवेज का अपशिष्ट हो गया, है ना, सीवेज जो होती है उसका अपशिष्ट हो गया। तो इस प्रकार के इसमें कचरे शामिल होते हैं। तो पहला नंबर आंसर एकदम सही हो जाता है कि पहला तो सही है। अब इसे 2000, अरे यार इसे हो क्या रहा है आज, सॉरी थोड़ा सा। तो अब इसका कहाँ देख रहे थे हम लोग? यहाँ। ठीक है, तो अब इसका जो है सेकंड ऑप्शन जो है 2017 में प्रदूषण अधिनियम ठोस अधिनियम नहीं, इसे 2025 में प्रस्तुत किया गया है। ठीक है ना, तो 2025 में प्रस्तुत किया गया है, इस हिसाब से ये गलत हो जाएगा और इसका आंसर हो जाएगा केवल और केवल ए आंसर। ठीक है, केवल और केवल ए आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा कि प्रदूषण बोर्ड ने ब्लू श्रेणी का एक अलग से श्रेणी जोड़ दी है। ठीक है, जिसमें पारिवारिक एवं घरेलू अपशिष्ट को रखा गया है। ठीक है, अब आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। पहला यहाँ दिया हुआ है सैन्य अभ्यारण्य और भारत के साथ ये जो भागीदार देश है इनके बारे में बताया गया है। ठीक है, पहला है डेजर्ट फ्लैग 10। ये सही सुम्मिलित बताना है कि कौन सही सुम्मिलित है। ठीक है, तो डेजर्ट फ्लैग 10 जो है ये संयुक्त अमीरात से है। दूसरा है ऑपरेशन अटलांटा, ये अमेरिका का है। या तीसरा है डस्टलिन, डस्टलिन जो है उज्बेकिस्तान का है। तो हमें सही बताना है कि इनमें से कौन से अभ्यास जो है वो सही है, सही सुम्मिलित है। ठीक है, तो अब इसके आंसर की हम लोग बात कर लेते हैं। तो पहला जो है एकदम सही है कि ये अमीरात के साथ है। ये अमीरात की वायुसेना के साथ सैन्य अभ्यास है। ठीक है ना, वायुसेना के साथ। फिर बात करते हैं ऑपरेशन अटलांटा की। तो ये यूके का है, ना कि यूएसए का है। ठीक है, यूके का है, अर्थात किसका? यूके अर्थात
यूनाइटेड किंगडम का, ठीक है, यूनाइटेड किंगडम का है। और ये जो है हिंद महासागर और लाल महासागर के बीच जो है नौसेना अभ्यास है, ठीक है, नौसेना अभ्यास है, ठीक है, नेवी का है। इसके बाद आ जाता है डस्टलिन। तो डस्टलिन जो है आपका, डस्टलिन जो अपना है ये अभी पुणे में हुआ है। कहाँ हुआ है? पुणे में हुआ है डस्टलिन अभ्यास, पुणे महाराष्ट्र में हुआ है, ठीक है, महाराष्ट्र में हुआ है, पुणे महाराष्ट्र में। और ये जो है उज्बेकिस्तान का है। बिल्कुल सही हो जाता है। इस हिसाब से हमारा 1 और 3 सही हो जाएंगे, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाता है, ठीक है। तो डेली की तरह आज भी हम लोगों ने 10 एमसीक्यू को तैयार किया है। कल हम देखेंगे 11 से लेकर 20 तक के। ये पूरी बायोलॉन्गर मैंने देख रहे पूरी सीट तैयार कर रखा हूँ, ठीक है। तो कल से हम लोग 11 से देखेंगे। ऐसे ही हम 100 तक देखेंगे और डेली 10 से 15 मिनट में ये 10 क्वेश्चन का डिटेल से एनालिसिस देख लिया करेंगे, ठीक है। तो जो लोग भी अभी तक हमारे साथ जुड़े हुए हैं उन सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लाइक शेयर करना जरूर करिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि आपको वीडियो में क्या कमी है, इस वीडियो में क्या कमी है। उस कमी को हम दूर करने का प्रयास करेंगे और डिटेल से हो सके समझाने का प्रयास करेंगे, या तो आप अगर कहेंगे तो सीधे आंसर बताते हुए निकल जाएंगे। तो अपना सुझाव जरूर दीजिएगा, आपका सुझाव हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये वीडियो बनाने में इतनी मेहनत लगती है, आप लोग से एक ही उम्मीद है कि प्लीज़ आप लोग कमेंट करके बताइए ये वीडियो आपके लिए यूजफुल है या नहीं। तो अभी तक आप सभी को वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। टाइम जरूर याद रखिएगा, 11 बजे। और ये विजन आईएएस की टेस्ट सीरीज है।